पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, अफगा प्रिंसिपल हो गया, ऑन्स रूल मल्टीप्लिसिटी हो गया। अब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, तब 2s में जाएगा, तब 2p में जाएगा, तब 3s में जाएगा, तब 3p में जाएगा, 4s में जाएगा, 3d में बता जाएगा। ये सब आगा प्रिंसिपल में बताया गया है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, पहले 1s में भर जाएगा, 1s 1 एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1s। अब 1s भर गया, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चला जाएगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन 2s में चला जाएगा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2p के बाहर गया, 2p के बाद 2s बाहर गया, 2s के बाद 2p। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 4 और 4 इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। फ्लोरीन में देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन है तो 5 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p। नियोन का 10 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 1s में चला जाएगा और 2 2s में चला जाएगा। अब देखो P6 जब आ गया तो सावधान हो जाएगा, P6 मतलब इनर्ट गैस आ गया। अब इनर्ट गैस आ गया, अब आगे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नियोन तक लिख दिए। नियोन का मतलब हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इलेक्ट्रॉन 3s में चल जाएगा, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होता है तो नियोन लिख दिए, मतलब 10 तक इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर दिए। अब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। अब 3s भर गया, 3s के बाद 3p तब 4s। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है। नियोन हो गया और 3s2 और 3p1 हो गया। सिलिकॉन हो गया 14, एक रहेगा वही रहेगा, वैलेंस सेल हो जाएगा 3s2 और 3p। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है तो रहेगा नियोन 3s2 और 3p3, ठीक है। अब सल्फर देखिए 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, नियोन लिख दिए 3s2 और 3p। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है, नियोन लिख दिए, यानी एटॉमिक नंबर 10 तक हो जाएगा। उसके बाद 3s भरता है, 3s में 2 और 3p में 5 हो जाएगा। आर्गन है एटॉमिक नंबर 18, नियोन हो गया। उसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब ये 3p6 हो गया, इनर्ट गैस हो गया, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इनर्ट गैस आर्गन का रूप में पोटासियम 19, तो इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन है। आर्गन लिख दिए, मतलब एटॉमिक नंबर 18 तक कंप्लीट हम कर दिए।
अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, तब 3d में जाता है, तब 4s में जाएगा, 4s1 हो गया। कैल्शियम आर्गन लिख दिए, 4s2 हो जाएगा ना, 4s। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक, इसी से आप पूछेगा बस। मच 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 इंपोर्टेंट, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक ही पूछेगा। 21 हो गया, स्कैंडियम हो गया। पर ध्यान दीजिए, स्कैंडियम हो गया एटॉमिक नंबर 21, टिटानियम होता है एटॉमिक नंबर 22, वेनाडियम एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, मैग्नीज हो गया 25, आयरन हो गया 26, कोबाल्ट हो गया 27। तो 21 से 30 तक ध्यान दीजिएगा, यही पूछता आपने। तो इसमें देखिए, तो इसके स्कैंडियम के नियरेस्ट इनर्ट गैस हमारा हो गया आर्गन, उसके बाद 4s में जाता है, 4s के बाद 3d में जाएगा, 3d1 में जाएगा। टिटानियम आर्गन 4s2 3d2। इसी तरह वेनाडियम भी हो जाएगा। इसमें ऑफ प्रिंसिपल ओबे कर रहा है, वायलेशन कहीं नहीं हुआ है, 4s2 3d3। क्रोमियम में थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा, क्रोमियम एक्सपेक्टेड होना चाहिए आर्गन 4s2 और 3d4, ठीक है, यही है एक्सपेक्टेड। लेकिन होता क्या चीज है, क्रोमियम का 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s इज प्रोमोटेड टू 3d ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s इज प्रोमोटेड टू 3d ऑर्बिटल। अब क्या हो जाएगा, इसका सिचुएशन देखिए, इस एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना हो गया 4s1, और 3d में चला गया कितना हो गया 3d5। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, एकदम जीवा पर रखिएगा, क्रोमियम 4s1 3d5, क्रोमियम 4s1 3d5। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 to 3d orbital, so actual configuration takes the form of 4s1 3d5। इसका कारण भी है कि हाफिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, 3d5 हाफिल हो गया तो हाफिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। कारण लिख देते हैं, हाफिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। इसलिए कभी भी D4 है तो D5 हो गया, तो कभी भी D4 नहीं रहेगा, D5 हो ही जाएगा। क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 का आधा 5, तो D5 कोशिश करेगा, इसलिए D5 हो गया हाफिल ऑर्बिटल, एंड हाफिल ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल। D10 भी हो जाएगा मोस्ट स्टेबल, तो हाफिल या फुल फील्ड मोस्ट स्टेबल होता है। तो कहीं पर D4 है तो उसको D5 बना देना है, D9 है तो उसको D10 बना देना है। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d4 में चला जाएगा, 3d5 हो जाएगा। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में चला जाएगा तो 3d10 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, मैग्नीज। अब मैग्नीज पर हम लोग ध्यान दीजिए। मैग्नीज आर्गन हो गया 4s2 3d5, 3d5 हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाएगा। अब आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है, आर्गन हो गया। अब देखिए 4s2 हो गया, अब 3d6 हो जाएगा। डी में तो
10 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है। कोबाल्ट 27, आर्गन 4s2, ठीक है। निकेल 4s2, 3d8, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अभी तक एक जगह वायलेशन हुआ क्रोमियम में, अब एक जगह और वायलेशन है, कॉपर में भी है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो आर्गन हो गया 4s2 और 3d9। हम बताए हैं कि 3d9 नहीं होगा, 3d10 होगा। इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d में, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d में। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर का हो गया। ये तो हो गया एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड कहेगा तो 4s2 3d9 लिखिएगा, लेकिन एक्चुअल कहेगा, एक्चुअल माने करेक्ट, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर, देखिए क्या हो जाएगा। आर्गन, बोलिए आर्गन, अब 4s1, अब 3d10, ये हो गया फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब क्वेश्चन है कि व्हाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, व्हाई फुलफिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। स्क्रीन शॉट है, व्हाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। एक क्वेश्चन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्यों स्टेबल है। तो यहाँ पर एक टर्म है एक्सचेंज एनर्जी, इसका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है। तो टर्म है एक्सचेंज एनर्जी, क्या एक्सचेंज एनर्जी, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन एक्सचेंज देयर पोजीशन। इलेक्ट्रॉन अपना जब पोजीशन चेंज करता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। अब एनर्जी जितना अधिक रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। एनर्जी रिलीज अधिक हो गया, एनर्जी कंटेंट कम हो गया, एनर्जी कंटेंट कम हो गया, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्सचेंज एनर्जी हाई है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है कि मोर द ऑप्शन ऑफ एक्सचेंज मोर इज द स्टेबिलिटी। अगर मूवमेंट का ऑप्शन अधिक है तो ज्यादा स्टेबल है, ऑप्शन अधिक होना चाहिए। कोई क्वेश्चन जैसे परीक्षा में 5 क्वेश्चन लिखना है, आपको 8 को आ रहा है तो ऑप्शन आपके पास अधिक है, 8 आ रहा है 5 लिखना है तो आप कंफर्टेबल फुल कीजिएगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन अधिक है तो आप ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन अधिक रहेगा तो वह ज्यादा स्टेबल होगा। तो D5 में ऑप्शन अधिक रहता है, तो मूवमेंट का ऑप्शन अधिक है, रिपल्सन कम होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यही लिखे हैं बहुत मेन पॉइंट। मोर द ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रॉन मोर इज द स्टेबिलिटी। एक और पॉइंट लिखे हैं कि मोर स्पेस मोर मूवमेंट लेस रिपल्सन मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। ये सब लिख दीजिएगा तो समझिए कि अद्भुत काम हो जाएगा। मोर स्पेस मोर मूवमेंट लेस रिपल्सन मोर स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर स्पेस अधिक है तो मूवमेंट अधिक होगा। आपको छोटा रूम में घूमना है, बड़ा रूम में घूमना है, तो बड़ा रूम में कंफर्ट जोन में रहिएगा। छोटा बेड पर सोना है, बड़ा बेड पर सोना रहेगा, ट्रेन में बड़ा बेड पर ज्यादा रहेगा मूवमेंट। इसलिए मूवमेंट का
ऑप्शन अधिक है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। सेम केस में होता है। इसलिए पहला है कि व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन। दूसरा, ग्रेटर द मूवमेंट, ग्रेटर द ऑप्शन टू एक्सचेंज, ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तीसरा, मोर द स्पेस, मोर द मूवमेंट, लेस रिपल्सन, मोर स्टेबिलिटी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। इसको 2-4 बार पढ़िएगा, वीडियो लेक्चर देखिएगा, 2-4 बार लिख के देख लीजिए, तब नहीं दिखता 2-4 बार देखिए। अब इसको समझ लीजिए। क्रोमियम देखिए, क्रोमियम, क्रोमियम लिखे हैं OS1 3D5 3D5 इलेक्ट्रॉन है। अब यह जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसका ऑप्शन कितना है? 4 ऑप्शन है। इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था। इसलिए हमारे पास ऑप्शन की जहां तक बात होगा, ध्यान दीजिए, यह जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन हो गया कि इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता है, ऑप्शन है उसको, इसमें भी जा सकता है, ऑप्शन है उसको, अब इसमें भी जा सकता है, ऑप्शन है। कितना ऑप्शन हो गया? 4 ऑप्शन हो गया। अब सेकंड, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑप्शन देखिए, इतना ऑप्शन है। सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता था, यहां भी जा सकता था, मूव कर सकता था, और यहां भी मूव। कितना ऑप्शन हुआ? और देखिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता था, यहां भी जा सकता है। 2 ऑप्शन हो गए। ठीक, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। और एक ऑप्शन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन कितना निकला है? मूवमेंट का स्पेस 4, सेकंड इलेक्ट्रॉन का स्पेस मूवमेंट का 3, थर्ड का कितना? 2, टोटल कितना हो गया? 10। तो एक का इसका वैल्यू 10 निकल गया, माने इतना एनर्जी इसका घट जाएगा, इतना से घट जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक्सचेंज एनर्जी का एक फार्मूला भी है, NCR। N हो गया कितना इलेक्ट्रॉन उसमें है, एक्सचेंज में 2 चाहिए, तो क्रोमियम में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 5C5C2। अब NCR का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, आप लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ का स्टूडेंट थोड़ा बहुत जानते होंगे, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N - R, ये फार्मूला हो गया।
तो 5C2 का फॉर्मूला निकल गया, 5C2 का फॉर्मूला फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल आर 2 हो गया, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 5 माइनस 2, तो बराबर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ओके, अब आगे देखिए, इज इक्वल टू, अब फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं, देखिए 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, अब नीचे हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 3 कट गया, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब वह 1 से 2 तक का प्रोडक्ट 1 इंटू 2, कितना निकल गया, तो पहले भी 10 बताए थे, 10 हो गया, मतलब इसका एनर्जी 10 से डिक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए जब D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो D5 इज मोर स्टेबल देन D4, क्योंकि D4 का एक्सचेंज एनर्जी कम है, D4 का देखिए, तो D4 का एक्सचेंज एनर्जी तो हो जाएगा 4C2 हो जाएगा, 4C2 बराबर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 2 तो बराबर 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 कट गया, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2, 12 फैक्टोरियल 2, 1 इंटू 2 बाई 6। तो अगर हम लिखते D4 लिखते तो उसका एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू 6 आ जाता, और D5 कर दिए तो कितना आ गया, हो जाएगा। तो देखिए, तो D4 जब लिखे हैं तो एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू 6 आया, और D5 जब लिखे हैं तो एक्सचेंज एनर्जी का वैल्यू 10 आ गया। इसका मतलब है कि जब D5 होगा तो एनर्जी इज लोअर्ड बाय 10 यूनिट्स, सो D5 इज, यह है कि हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है। इसी प्रकार पूछेगा फुलफिल क्यों ज्यादा स्टेबल है, सेम रीजन, तो व्हाई फुलफिल इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। क्वेश्चन लिखिए, व्हाई फुलफिल इज मोर स्टेबल, व्हाई फुलफिल और बाटल इज मोर स्टेबल, फुलफिल vital age ओके, हो गया, फुलफिल का D10 हो गया। इसका एक्सचेंज एनर्जी 10C2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, ये बराबर 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 कट गया, इसलिए 10C2 बराबर हो गया 10 इंटू 9, 10 9 बाय फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 इंटू 2 होता है, 2 हो जाएगा 10 9 2। तो D10 का एक्सचेंज एनर्जी 45 से घट जाएगा,
वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, वाई फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, इसको हम लोग एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन इतना जरूरी नहीं था लेकिन बता दिए। अब यहाँ पर जो बताए नट सेल में आप कह सकते हैं, दो चीज याद रखिएगा। क्रोमियम, जब भी आएगा क्रोमियम तो लिख दीजिएगा आर्गन और 4s1 और 3d के 3d। अब कॉपर कभी भी आएगा तो लिख दीजिएगा आर्गन 4s1 और 3d के। ये हो गया हाफ फील्ड, हो गया फुल फील्ड। स्क्रीनशॉट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पूछ देगा जैसे Fe++ का लिखना है, Fe++ का जब लिखना है तो पहले आयरन का लिख दीजिएगा। आयरन लिख दिए हैं, आर्गन 4s2 3d6। Fe++ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो बहुत गलत क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s से हटा देगा, लिख देगा 3d6। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन जो हटेगा, अब इससे हटेगा कि इससे हटेगा, तो कोई 4s से हटा देगा, कोई 3d से हट जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वैलेंस शेल से लूज करेगा हमेशा, तो हमेशा लूज करेगा 4s से, इसलिए इसका हो जाएगा कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन बोलिए 4s 0 और 3d6। इसी प्रकार Fe++ पूछेगा तब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 4s से कर देगा, 3d से कर देगा, तो क्या हो जाएगा आर्गन और 4s 0 और 3d हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट। जैसे अब पूछ देगा Cu+ का लिखिए, तो Cu+ का जब पूछेगा तो कॉपर का लिख दिए। तो Cu+ का मतलब हुआ कि यह 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज 4s से करेगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए 4s 0 और 3d के। अगर ये Cu++ का देगा तो अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किससे करेगा, d से करेगा, क्या हो जाएगा आर्गन 4s 0 और 3d। ये सब पूछता है Fe++, Fe++, 3 तो कभी भी कटान का पूछेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एटम को लेके वैलेंस से इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम वैलेंस से, अभी नहीं कि 3d से हटा रहे, नहीं 4s से हटेगा। इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम वैलेंस से। इतना ठीक रखिएगा तो आपको समझिए कि बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। ओके।